देखो बेटा कल हमने जो टॉपिक किया था वो था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अगर एक मैन बारिश में चल रहा है, आज बारिश आई आपने देखा भी होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो रेन की वेलोसिटी होती है, हमें रिजल्टेंट की तरफ फील होती है, उसका हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था, सबसे पहले तो फॉर्मूला जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कितने क्या फॉर्मूला बना था फिर उसका, बी आर स्क्वायर प्लस वी का व्हाट इज बी आर वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन। दोनों की वेलोसिटी अगर आपको पता हो, यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। नेक्स्ट है डायरेक्शन निकालने का भी कल हमने फॉर्मूला किया, tan बीटा इक्वल्स बी आर बाई वी एम या बी एम बाई वी आर था, बी एम बाई में वी। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो मैन की वेलोसिटी को रेन की वेलोसिटी से क्या कर दो, डिवाइड, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर 1, ओके रेन। अब एक न्यूमेरिकल है इसमें, a man is walking on a level road at a speed of 3 km/h। एक मैन एक लेवल मतलब प्लेन रोड पे कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इट मींस मैन की वेलोसिटी कितनी हुई, vm की वैल्यू हमारे पास मिल गई, दैट इज 3 km/h। ट्रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 km/h। जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रही है, कितनी वेलोसिटी से, 4 km/h। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर कितना दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दैट इज 5 km/h। कितनी वेलोसिटी उसको फील होगी, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, क्या निकालना है, किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला लेके आगे ही पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। किस डायरेक्शन में मैन अम्ब्रेला रखे ताकि वो अपने आप को किससे बचा सके, रेन से बचा सके। तो डायरेक्शन निकालने के लिए वीएम कितना है, वी व्हाट इज वीआर, क्या आ गया 0.7। अब एंगल देखने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था, टेबल होती है, टेबल टेंजेंट वाली टेबल आप ढूंढोगे, उसमें वैल्यू कितनी ढूंढोगे, 0.8। उसके सामने का एंगल देखोगे कि वो एंगल कितना बनता है। यहाँ जो एंगल बन रहा है 36 डिग्री 52 मिनट, ये टेंजेंट बीटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू है टेंजेंट 36 डिग्री 52 मिनट्स, 36 डिग्री 52 मिनट्स। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, सो व्हाट इज बीटा, 36 डिग्री 52 मिनट्स, 36 डिग्री 52 मिनट्स। तो इतने एंगल पे उसको क्या रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला, ताकि वो अपने आप को बारिश से भीगने से बचा सके। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, और अगर मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो क्या कोई डायरेक्शन होगी, नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैग्नीट्यूड
जीरो होता है, बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब सिर्फ मानेंगे, आर्बिट्रेरी क्या हुई, सिर्फ हम इसकी डायरेक्शन मानते हैं, एक्चुअल में इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। एक्चुअल में इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। लिखते कैसे इसको? जीरो लिख के ऊपर एरो, दिस इज जीरो वेक्टर। जीरो लिखकर ऊपर एरो लगा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। नाउ जैसे जीरो की प्रॉपर्टी, जीरो किसी में प्लस कर दो तो आंसर चेंज होता है? नहीं चेंज होता। जीरो किसी में से माइनस कर दो, जीरो किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाता है? जीरो। यही सेम यहाँ पे है। अगर जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर में आप प्लस कर दो, ए वेक्टर प्लस कर दिया, आंसर विल बी ए वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर में से जीरो वेक्टर माइनस कर दो, देन आंसर विल बी, बट किसी भी वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जीरो वेक्टर, देन आंसर विल बी जीरो वेक्टर। तो आंसर जीरो वेक्टर आता है। इज इट क्लियर? तो जो जीरो की प्रॉपर्टीज होती है वही जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट is most important part of this chapter, that is vector resolution of a vector। अभी तक आपने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या था? दो वेक्टर्स को क्या करना? ऐड। दो वेक्टर को क्या करना है? ऐड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? What is the meaning of resolution? बताओ। एडिशन से उल्टा होगा। सिर्फ रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? स्प्लिट करना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना, मतलब तोड़ना। Topic is resolution of a vector. Resolution of a vector is reciprocal, means reverse of addition of vectors. Reverse of addition of a vector. It is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions. Splitting a single vector into two or more vector। एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में आप डिवाइड करो, तोड़ दो। मतलब क्या होता है इसमें? स्प्लिटिंग। डबल है ना, सिंगल है ना? स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और more vectors in different direction। एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो अलग अलग डायरेक्शन में बने उनमें स्प्लिट करना, which together produce the same effect as it produced by the single vector। जिन वेक्टर्स में आप ऐड मतलब तोड़ रहे हो, उसको दो वेक्टर बना रहे हो, वो दोनों वेक्टर्स मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जितना ये सिंगल वेक्टर करता है। जितना वो तो क्या करता है? विच प्रोड्यूसेस the same effect, which produces the same effect as it produces by सिंगल वेक्टर अलोन। जो आपका सिंगल वेक्टर था जिसको आपने तोड़ा, आप सपोज करो आर वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है, ये आर क्या आएगा? वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर है, इसको आपने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया। एक इसका कंपोनेंट बना, एक इसका वेक्टर बना ए,
एक वेक्टर क्या बना है बी, एक पार्ट इसका क्या बना ए वेक्टर, दूसरा पार्ट क्या बना इसका बी वेक्टर। आर वेक्टर को आपने दो वेक्टर में स्प्लिट अप कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर कौन कौन ए और मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना वो सिंगल वेक्टर कर रहा था। कौन सा सिंगल वेक्टर आर जितना अकेला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी मिलकर उतना ही, दोनों मिलकर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करें तो क्या कहलाएगा ए और बी आर के कंपोनेंट कहलाते हैं। A and B are the components of vector। A और B R वेक्टर के क्या है कंपोनेंट्स। समझ आ गया? तो किसी भी सिंगल वेक्टर को आप जिन वेक्टर में स्प्लिट करते हो दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, उसको कंपोनेंट कहते हैं वेक्टर। अब आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट अलोंग गिवन डायरेक्शन। अगर आप एक वेक्टर को रिजोल्यूट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। अब ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले का टॉपिक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट टॉपिक क्या हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। rectangular components of a vector in a plane में अगर आप एक वेक्टर के कंपोनेंट करना चाहते हो, वो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कब कहलाएंगे, वो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कब कहलाएंगे, ये हमारा टॉपिक है। अब आप एक चीज देखो, आपने r को दो वेक्टर में डिवाइड किया था, दो कंपोनेंट में, r को आपने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया डिवाइड। जिन दो कंपोनेंट में ऐड डिवाइड किया ना, अगर वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, अगर वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कितने एंगल पे हो 90 डिग्री पे, तो वो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे आपस में रेक्टेंगुलर। एक वेक्टर को जिन कंपोनेंट्स में आप स्प्लिट अप कर रहे हो, वो कंपोनेंट अगर आपस में 90 डिग्री एंगल पे हो, देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अब मैंने ये बनाया था, आर के दो कंपोनेंट किए थे, दिस इज द कंपोनेंट ए एंड दिस वाज द कंपोनेंट। क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री में थे? इट मींस दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ। समझ आया कुछ? मैं इसको लिख थोड़ा अलग तरीके से रहा हूं। बस ये वेक्टर ए है, जो आपने कंपोनेंट एक्स एक्सिस में किया वो कहलाएगा ax कंपोनेंट। वो ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा ax। जो आपने y एक्सिस में किया है वो कहलाएगा ay। जो कंपोनेंट x एक्सिस में आपने किया है दैट इज कॉल्ड ax वेक्टर, जो y एक्सिस में किया दैट इज ay। नेक्स्ट ax, इसका मतलब a वेक्टर दो कंपोनेंट का सम हो गया, दैट इज ax प्लस a1, ax प्लस ay। समझ आया ये? अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। एक वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और ये एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? विदाउट एरो, विदाउट एरो लिख देंगे, देखिए मैग्नीट्यूड है ना इसका। अब क्या लिखना रह गया? डायरेक्शन। ये कौन सी एक्सिस में है? डायरेक्शन के लिए होता है अभी यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? यूनिट। अब यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है वो पहले मैं बता चुका हूं, वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं। ये यूनिट वेक्टर तीन एक्सिस हमारे पास होती है, एक्स वाई और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर लगता है बेटा क्या? आई क्या है? एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या लगता है? आई लिख के ऊपर कैप लगती है, नहीं लिख रहा तो इधर लिख देता हूं। एक्स एक्सिस के लिए
जो यूनिट वेक्टर लगेगा दैट इज आई लिखकर ऊपर कैप लगाओगे, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। व्हाट इट इज कॉल्ड? यूनिट वेक्टर। y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है बेटा j कैप। y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर k कैप। z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर k कैप होता है, x एक्सिस के लिए i कैप होता है और y एक्सिस के लिए j कैप। Is it clear? These are called unit vectors. What are these called? Unit vectors. अब यूनिट अब ax था, ax मतलब कौन सी एक्सिस में है? मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखनी होती है? x एक्सिस की डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है? इट मींस ax i कैप लिखो चाहे ax वेक्टर लिखो, बात एक ही है। वो एक वेक्टर था, अब हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म में लिख दिया। अब हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया? मैग्नीट्यूड एंड ax मैग्नीट्यूड वाला लिख दिया, x एक्सिस के लिए डायरेक्शन i कैप होती है तो साथ में डायरेक्शन लगा दी। समझ में आया बेटा? बताओ। अच्छा प्लस a y वेक्टर को क्या लिखूं? a y। अब एरो नहीं आएगा ऊपर, क्यों नहीं आएगा एरो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग से लिख दिया आपने। ये वेक्टर a को ये भी आप लिख सकते हो ax i कैप प्लस ay j कैप। ax i कैप प्लस ay j कैप। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है इन अ प्लेन। इन अ प्लेन का मतलब टू एक्सिस में। अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ax कंपोनेंट और a वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ax कंपोनेंट जो बना था और जो वेक्टर a था उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा एंगल है। अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं ऐसे, ये ट्रायंगल यहां से मैं कंप्लीट कर दूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। क्या बनी? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल के सामने ये बना परपेंडिकुलर। व्हाट इज इट? बेस। एंड व्हाट इज दिस? हाइपोटेन्यूज। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल गया मैं तीनों। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर एक बार निकालो sin थीटा, एक बार निकाल लो cos थीटा। एक बार क्या निकालना है? एक बार cos थीटा। एक बार आपने परपेंडिकुलर का हाइपो के साथ रेशियो लेना है, एक बार बेस का हाइपो के साथ रेशियो लेना है। तो आप एक बार निकाल लो sin थीटा। sin थीटा क्या बनेगा? बोलो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है? a y परपेंडिकुलर बनेगा a y बाय में a हाइपो होता है, हाइपो sin थीटा a y बाय a बनेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a y? यहां से a y की वैल्यू क्या बन गई? अरे a y की वैल्यू क्या बन गई? a sin थीटा बन गई। बस ओके सही है। तो a की तरफ देखे दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, a y क्या आ गया? a अब कौन सा निकालो? ax by a बेस बाय हाइपो। a y x क्या बन गया? ax क्या बन गया? a cos थीटा। ax अब आपके पास बन गया a cos थीटा और a y क्या आ गया? a sin थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ax को a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j। ax का मतलब a cos थीटा i कैप और ay का मतलब a sin थीटा j कैप। समझ आया कुछ? एनी डाउट? हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो फिर। इसका मतलब जब भी आपको ax निकालना हो, ax क्या होता है? a cos थीटा। cos थीटा कौन सा बनेगा? ax cos में क्यों बना? जिसके साथ में एंगल होता है, a वेक्टर का एंगल किसके साथ में है? जिधर एंगल होगा वो बनेगा cos और जिधर एंगल नहीं होगा वो किसमें बनेगा? sin। याद रख लेना। इधर एंगल है ax की तरफ, तो ax इक्वल टू क्या बनेगा? a
cos थीटा। और जिधर एंगल नहीं है ए वाई इक्वल टू क्या बनेगा ए, जिस तरफ एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का जिस तरफ एंगल होता है जिस कंपोनेंट के साथ में वो कंपोनेंट में बनेगा cos में, और दूसरा कंपोनेंट किसमें बनेगा sin में। ये चीज याद रखना, बहुत बार यूज होगी। होगा क्लियर? ए वेक्टर का जो एंगल थीटा है वो किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ? मतलब थीटा किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है ना, तो एक्स बनेगा ए cos थीटा, ये cos में बनेगा। और जिधर एंगल नहीं है ए वाई क्या बनेगा ए, जिधर एंगल होता है वो cos बनेगा, जिधर एंगल नहीं है वो sin में बनेगा। ये होता है डिफरेंस। पता चल गया अब? तो ये आपको क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थी। अच्छा अब यहां पे ये वेक्टर बना, ये क्या बना, वेक्टर के जो दो कंपोनेंट है वो एक दूसरे कितने एंगल पे है 90। रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं मैं, कि वेक्टर है ना ये, इस वेक्टर का क्या निकालना चाहता हूं मैग्नीट्यूड। बताओ मैग्नीट्यूड का क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, एक कंपोनेंट क्या है इसका ये a cos थीटा, मतलब ये बनेगा ax का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर प्लस 2ax ay। बताओ मैं थीटा कितना लूं, ax और ay में कितना एंगल है, अरे बेटा ax और ay में कितना एंगल है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax इनके बीच का एंगल लेना होता है, कितना है 90 नहीं है। रेक्टेंगुलर है जब ये आपस में, तो रेक्टेंगुलर क्या होते हैं 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो थीटा कितना बनेगा 90, cos 90 0, cos 90 कितना होता है, तो थर्ड टर्म 0 हो गया। क्या बना ये a इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस a y, ax स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर। ये आपके पास बना, अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हो वेक्टर के प्लेन में तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए। अब ax और ay की वैल्यू यहां पर कर सकते हो, ये जो दे रखी है a cos थीटा और a sin। समझ आया कुछ बोलो? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमने निकाली है डायरेक्शन। अब क्या निकाली है हमने, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो वेक्टर है वो एक कंपोनेंट के साथ कितने एंगल बना रहा है, यही होता है ना, जो वेक्टर है वो एक कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को ही डायरेक्शन कहते हैं। अब वेक्टर क्या था ए, कंपोनेंट क्या है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही होता है ना डायरेक्शन की। जो रिजल्टेंट वेक्टर है या सिंगल वेक्टर है वो अपने एक किसी भी एक कंपोनेंट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो थीटा बना रहा है वो थीटा, टेंजेंट थीटा बताना इस एंगल में क्या बनेगा, होता क्या टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बनेगा ए वाई, क्या बनेगा ए वाई में ax। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ay बाय ax, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का प्लेन में हो, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड के बाद तो भी और क्लियर हो जाएगा, कांसेप्ट आया समझ गया। when two vectors are called rectangular vectors, कब दो वेक्टर्स को आप रेक्टेंगुलर वेक्टर कहते हो, जब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कितने एंगल पे हो 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है देखो, ओके बेटा, बेटा वो ax और ay के बीच का एंगल है, ये है दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल लेते हैं। ये एंगल तो एक वेक्टर और उसके कंपोनेंट के बीच का एंगल है, वहां एंगल वो वाला आता है जो दोनों कंपोनेंट के बीच का हो, एक कंपोनेंट ये वाला एंगल है, ओके। अच्छा अब देखो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ इससे आगे,
a mass of 2 kg lies on a plane making an angle theta to the horizontal. एक mass है 2 kg. This is an inclined plane. How much inclined to the horizontal? 30 degree. How much this plane is inclined to the horizontal surface? That is 30 given in the statement. Mass of that block is 2 kg. Inclined plane पे एक मास पड़ा है and mass of this block is 2 kg. Now resolve its weight along and perpendicular to the plane. कहता है कि इसके वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो. एक along the plane होना चाहिए जो आपको दे रखा है, एक perpendicular to the plane होना चाहिए. First of all किसी भी बॉडी का वेट लगता कहाँ? किसी भी बॉडी का आपने वेट बताना हो, चाहे वो सीधी पड़ी हो वेट डाउनवर्ड, चाहे वो इंक्लाइंड पड़ी हो तो भी वेट डाउनवर्ड लगता है, अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है. वेट का फॉर्मूला होता है mg. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेट? तो इसका भी वेट, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ग्राउंड से परपेंडिकुलर लगता है तो वेट यहां लगेगा. ये तो एक्चुअल वेट हो गया. क्या बोला गया आपको? इसके दो कंपोनेंट करो, एक अलोंग द प्लेन एंड एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन. प्लेन कौन सा? जिसका बॉडी है, ये है ना प्लेन. एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, ये अलोंग द प्लेन है, पहले ये बताओ. और ये वाला कंपोनेंट ये प्लेन से क्या है? अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट क्या रेक्टेंगुलर है? कैसे? 90 डिग्री पे. दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? तो इट मींस ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. हाँ, ये एक्चुअल वेट है. जैसे हमने पीछे क्या किया था, ए वेक्टर लिया था, ए के दो कंपोनेंट किए थे. जो ए ओरिजिनल वेक्टर था ना, यहाँ mg ओरिजिनल वेक्टर हो गया. क्लियर? अब हमने इसको रिजॉल्व करना है. एक हो जाएगा cos थीटा में, एक होता sin थीटा में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कौन सा cos में होगा और कौन सा sin में होगा. कौन सा बनता है cos में और कौन सा बनेगा sin में. हमेशा मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह एंगल हो वो किस में बनता है और जिस तरह एंगल ना हो. यहाँ पे आपको स्पेस लिखते हैं, समझ नहीं आएगा. वैसे 3D स्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए. ये जो एंगल होता है ना, ये इस इंक्लिनेशन एंगल के बराबर होता है. ये मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा पता नहीं चलेगा भी ऐसा क्यों हुआ. ये 3D स्ट्रक्चर अगर हो, समझते हो 3D स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होता है कि प्रॉपर्टीज लगती है मैथमेटिक्स की 3. उसके बाद ये एंगल भी आपको थीटा मिलेगा. आपको सिर्फ इतना भी लर्न करना है. कभी 3D मॉडल पे को मिला मैथमेटिक्स लैब में तो जरूर आपको दिखा देंगे इसका. आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वेट का ये कंपोनेंट किया, इसका जो कंपोनेंट प्लेन से परपेंडिकुलर है, जो वेट का कंपोनेंट प्लेन से क्या है, वो एक्चुअल वेट के साथ जो एंगल बना रहा है वो उतना ही होता है जितना एंगल हो. कितना था ये? तो ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री. मैंने क्या बोला? यही तो मैंने बोला 3D स्ट्रक्चर में आपको ये पता चलेगा. 3D स्ट्रक्चर मेरे को मिला तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कि ये 30 डिग्री कैसे बनता है. 3 इसमें मैथमेटिक्स से रूल लगते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये 30 डिग्री. ठीक है? अच्छा, अब यही वाला होता है, ये नहीं होता, यही वाला लेना है जो परपेंडिकुलर होता है उसके साथ. अच्छा, अब जिस तरह एंगल होता है वो कंपोनेंट cos बनता था या sin बनता था? cos. तो ये वाला cos बनेगा और ये वाला, ये cos किसका बनेगा? mg का है ना. किसका कंपोनेंट है? वेट का ही है. तो इसको लिखोगे mg cos 30. देखो a था तो a cos थीटा बन रहा था, mg है तो mg cos थीटा बनेगा. समझ आया कि नहीं? मैंने तो क्या कहा, 3D मॉडल में जब आप देखोगे ये एंगल आपको इक्वल मिलेगा इसके. ये वाला करना है, ये वाला करोगे तो भी बताता हूं, अगर ये करना है तो भी बता दूंगा. ये क्या mg, तो ये क्या बनेगा इधर वाला? mg sin 30. क्या बनेगा mg? अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है बोलो? mg
cos 30 m है 2 और g की वैल्यू दे रखी है 10 लेनी यहां पे cos 30 की वैल्यू √3 sin 60 की वैल्यू होगी भाई cos 30 की होगी जो sin 60 की होती है वही cos 30 की बनती है ना तो √3 2 से 2 कितना बन गया वर्टिकल कंपोनेंट 10√3 क्या बना 10√, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन तो ये न्यूटन बना। अच्छा अलोंग कंपोनेंट वाला अलोंग वाला m कितना है m 2 g sin 30 1/2 2 से 2 क्या बना 10 न्यूटन। इसका मतलब अलोंग वाला कंपोनेंट बना 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बना 10√3 क्या बन गया 10√3। इज इट क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एंगल तो इधर भी है, एंगल तो इधर भी आ पड़ा ना, लेकिन एंगल है कितना ये बताओ 60। अरे टोटल कितना है इन दोनों के बीच में ये 30 है तो ये कितना बचा। अगर एंगल आप ये वाला लेना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग चलो, इधर एंगल है तो एंगल वाला कंपोनेंट यहां cos क्या आएगा 30 नहीं आएगा 60 आएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हो। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग लोगे तो यहां 60 आएगा, यहां पे sin 60 वैल्यू निकाल के देखो सेम आए mg cos 60 करके देखो, यहां पे ये वाला कंपोनेंट mg cos 60 होता cos 60 1/2 यही आता, और यहां पे क्या हो जाता है sin 60 क्या होता है आंसर वही आ गया, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गया होगा समझ अब। तो जिस तरफ आप एंगल लेते हो ना उस तरफ तो ले लो cos, दूसरी तरफ वाला क्या ले लो sin ले लो। एक cos जिस तरफ एंगल है वो cos, दूसरी तरफ वाला sin ले लो। इज इट क्लियर नाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं ये बताओ।